हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मराठास के बारे में, जिसको हम मेनली 3 फेज में डिस्कशन करेंगे। पहला फेज जहां पे हम देखेंगे ये किस तरीके से राइज करेंगे, दूसरा फेज जहां पे हम देखेंगे पेशवा की पावर कैसे स्ट्रांग होगी, और तीसरा फेज हम एनेक्सेशन। एक बार हम ये छोटा सा टाइमलाइन हमारे दिमाग में बना लेते हैं, जिससे हमें मराठास को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले हम एक बार छोटा सा टाइमलाइन इनका ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। पॉइंट क्लियर है? चलो, अगर मैं बात करता हूं मराठास की, तो ये हमें 3 फेज में देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट फेज है। पहला फेज होगा, वहां पे हम देखेंगे राइज ऑफ छत्रपति, ठीक है, राइज ऑफ छत्रपति। पहले फिलहाल इधर समझना है, ठीक है। उसके बाद आप इनमें से नोट कर सकते हो कुछ पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। हालांकि सारी चीजें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, बस इधर पहले फोकस करना है, ठीक है। राइज ऑफ छत्रपति, ये हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे यहां पे कि कैसे छत्रपति होगा, जो छत्रपति होगा वो स्ट्रोंग होगा, और इनके जो मिनिस्टर्स होंगे वो वीक होंगे। यहां पे कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट चलेगा। ये जो टाइम पीरियड होगा वहां पे हम देखेंगे कि कैसे ये ट्रांसफर करेंगे अपनी पावर को इनके पास में, मिनिस्टर्स के पास में, जहां पे हम इनको बोलेंगे पेशवा, ठीक है। 1707 तक ये पीरियड देखने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? जहां पे औरंगजेब की डेथ होती है उस पीरियड तक हम इस फेज को देखेंगे। इसके बाद हमारे पास सेकंड फेज निकल के आएगा, जहां पे छत्रपति महाराज वीक हो जाएंगे और इनके जो मिनिस्टर होंगे, जिनको हम पेशवाज बोलेंगे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो हम यहां पे जानेंगे और समझेंगे कि कैसे पेशवा स्ट्रॉन्ग होंगे, उनके पास कैसे पावर ट्रांसफर होगी, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये फेज मेनली 1707 के बाद शुरू होगा और ये 1770s के पीरियड तक हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा फेज देखेंगे, जहां हम देखेंगे एनेक्सेशन ऑफ मराठास, कि कैसे इनका एनेक्सेशन होगा, किस तरीके से पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल बना लेगी इन पे। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जहां पे हम एंग्लो मराठा वॉर उनको डिस्कस करेंगे, क्या रीजन बने, किस वजह से ये अटैक होता है इन पे, वो सब पार्ट हम यहां पे डिस्कशन करेंगे। तो हम मेनली इसको 3 फेज में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट होगा वो ये होगा, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम इनको अलग से डिस्कस करेंगे। पॉइंट क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आज का। अब हम इसके बारे में समझना शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं मराठास के बारे में। देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि मराठास आखिर थे कौन। अगर हम इनके ओरिजिन की बात करते हैं, तो ये एक्चुअल में बिलोंग करते हैं राजस्थान से, और राजस्थान में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, दैट इज नोन एज सिसोदिया डायनेस्टी। वहां से इनका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। इसी के बेसिस पे इनको बोला जाता है कि ये सूर्यवंशी है। क्या है ये? सूर्यवंशी, ठीक है। पॉइंट क्लियर? अब अगर हम बात करें मराठास कहां रहते हैं, तो मराठास की अगर लोकेशन की बात करते हैं हम कुछ इस तरीके से, तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन में यहां पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस रीजन में इनके नीचे है बीजापुर, यहां पे क्या है? बीजापुर, जो दक्कन वाले पार्ट में है। अब समझना और ध्यान से सुनना, ये एक्चुअल में बीजापुर में डायनेस्टी हुआ करती थी, शाही डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टीज? शाही डायनेस्टीज। जब आपने बहमनी एम्पायर को देखा, तो आपने देखा बहमनी एम्पायर का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, तो वहां से कुछ शाही डायनेस्टीज निकल के आती है। उनमें से यहां पे कुछ शाही डायनेस्टीज है, जिसमें अगर मैं बात करता हूं आपसे, एक है निजाम शाही डायनेस्टी, निजाम शाही डायनेस्टी। दूसरी है दैट इज नोन एज कुतुब शाही, कुतुब शाही डायनेस्टी। और तीसरी है आदिल शाही डायनेस्टी, आदिल शाही डायनेस्टी, ठीक है। तो ये 3 शाही डायनेस्टीज है, इनके अंडर ये एज ए जागीरदार, क्या एज ए
जागीरदार काम करते थे। ठीक है, मतलब अगर यदि मैं आपके सामने बात करूं, ये एज ए मिनिस्टर काम कर रहे हैं शाही डायनेस्टीज के अंडर। ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। तो इनके पास खुद की जागीर है, इनकी खुद की जागीर है जहां पे ये काम कर रहे हैं। इनके ऊपर मतलब ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, यहां पे ये रूलर बैठा है और इसके नीचे एज ए मिनिस्टर ये काम कर रहे हैं, इनको जागीर दे रखी है, तो ये बैठे हैं ऐसे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम कैसे पेशवा जाते हैं उनके ऊपर भी इसको अप्लाई करेंगे, तो यहां पे ध्यान से समझना अब इस चीज को। ठीक है, ये खुद इस तरीके का काम कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर एकदम। अब क्योंकि इनके पास जागीर है तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पावर भी रखेंगे, इनके हाथ में पावर है। ठीक है, अब होगा क्या, क्योंकि जब तक, ध्यान से देखो, जब तक इनके ऊपर ये जो रूलर बैठा है ये रूलर स्ट्रॉन्ग है या स्ट्रॉन्ग होगा, तब तक तो इनको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी है, क्योंकि रूलर जब तक स्ट्रॉन्ग है तो सारी पावर वहीं से चलेगी, सारे रूल्स होंगे वो रूलर के होंगे। ये जो मिनिस्टर्स हैं ये उनके अंडर काम करेंगे। ठीक है, जब ये वीक होना शुरू होगा तो यहां से ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करेंगे। ये चाहेंगे कि अपना रूल अलग हो, अपना रूल अलग आए, हम अपना काम अपने हिसाब से करें, कुछ इस तरीके का प्रोसेस होगा। पॉइंट क्लियर है। तो इनके बीच में जाहिर है कि धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू होंगे और यही चीज हमें यहां पे देखने को मिलेगी मराठास के बीच में और बीजापुर के बीच में। मराठास, ठीक है, मराठास और बीजापुर, इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमें लगातार देखने को मिलेगा इनके बीच में। ठीक है, यही आगे चल के हम औरंगजेब के साथ में देखेंगे कि तीसरा बंदा आ जाएगा औरंगजेब, जो कि यहां पे ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल बन जाएगा एक तरीके का। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो वो हम आगे चल के देखेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ इनका बैकग्राउंड समझिएगा कि ये किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो इसी चीज को अब हम देखते हैं कि यहां पे कैसे निकाला गया, बाहर निकल के आया ये अपने आप में, और कौन आया जो इनको आगे लेके जाएगा। तो उसके लिए एक बंदा आता है जिसका नाम है शिवाजी महाराज। बहुत अच्छे से आपने नाम सुना होगा, इनके बेस पे आपने मूवी भी देखी होगी। बहुत लोग हैं जो इनसे इन्फ्लुएंस्ड हैं और एक तरीके से मोटिवेशनल है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है ये। तो शिवाजी महाराज, अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, शिवाजी महाराज देखो बहुत आदरणीय है, बहुत लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं एक तरीके से कि हमें शिवाजी महाराज के जैसा होना चाहिए, इस तरीके के गुण होने चाहिए हमें। ठीक है, ऐसा नोबल, अपने नोबल मानते हैं इनको, आइडियल मानते हैं इनको लोग। ठीक है, क्या है अब इनके बारे में समझते हैं। अगर हम बात करते हैं इनकी बर्थ की, तो इनका बर्थ होता है 12 अप्रैल 1627 को। ठीक है, कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के पुणे में शिवनेरी नाम की जगह है, वहां पे इनका बर्थ होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इनके फादर की, तो इनके फादर का नाम है दैट इज नोन एज शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी मदर की, तो इनकी मदर का नाम है जीजाबाई। क्या नाम है, जीजाबाई। अगर हम बात करें इनकी स्टेप मदर, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ पे सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, इनकी जो स्टेप मदर, उनका नाम है ताराबाई। क्या नाम है, ताराबाई। ठीक है, ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर हम इनके टीचर की बात करते हैं, इनके गुरु की बात करें, तो इनके गुरु का नाम है कोंडदेव। क्या नाम है, कोंडदेव। वैसे ही अगर हम इनके स्पिरिचुअल गुरु की बात करें, स्पिरिचुअल गुरु, तो वो है गुरु रामदास। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब ध्यान से सुनना और समझना, ये इस पीरियड में आ रहे हैं। ठीक है, जब इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा धीरे धीरे, इनके फादर साहब ने इनको पूना की जागीर दी, इनको पूना की जागीर कि आप पूना की जागीर लीजिए और आप इनको संभालिए, इन पे काम करना शुरू कीजिए। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं। फिर इन्होंने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है,
ठीक है, क्योंकि बीजापुर के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट लगातार चल रहा है, तो ऑब्वियस है कि इनको अपने आप को अगर एक्सपेंड करना है, अपने आप को बड़ा बनाना है, तो उस हिसाब से जीना भी पड़ेगा, एक आर्मी भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि भाई सिर्फ हम इसी बेसिस पे नहीं रह सकते हैं कि जहां से हम अपनी लाइफ को आए और चले गए, आए और चले जाए, हमें कुछ ऐसा भी करना होगा जहां से हम एक्सपेंशन को, कल को अगर ऐसी नौबत आती है कि हमारे ऊपर दूसरा बंदा हावी हो रहा है, तो उनसे लड़ने की कैपेबिलिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये पहुंच जाते हैं मलिक अंबर के पास में, और मलिक अंबर से इन्होंने टेक्निक सीखी, दैट इज नोन एज गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? कौन सी टेक्निक? दैट इज गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक क्या है ये समझो। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक एक तरीके की क्या होती है, जैसे मान लो सपोज करो ये कोई भी हिली एरिया है, यहाँ पे नेचुरल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब वो कैसे करता है? क्योंकि मान लो सपोज करो कोई भी है जिसके पास में 100 बंदे हैं आर्मी में, उसकी एक आर्मी है, छोटी सी आर्मी की एक टुकड़ी है, उसके पास 100 लोग हैं। ठीक है, अब उनमें से क्या करेगा, 30-40 लोगों को तो वो अपने साथ में लेके चले जाए, यहाँ पे 30 पीपल वो अपने साथ लेके चले गए कि चलो भाई ठीक है, आप चलो हमारे साथ में, आपको मैं आर्मी में लेके चल रहा हूँ, सामने जो बैटल ग्राउंड होगा उसमें हम चल के लड़ाई करेंगे। ठीक है, मान लो 50 लोग लेके चले गए, 50 यहाँ पे चले गए, 50 लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, सामने दूसरे बंदे की आर्मी है, इधर से वो लड़ाई करेंगे, इधर से ये लड़ाई करेंगे, कुछ इस तरीके का चल रहा है। जो बाकी के 50 बचे, उनमें से 25 लोगों को यहां बिठा दिया। कहां पे? पहाड़ी पे। एक तरफ पहाड़ी है, दूसरी तरफ पहाड़ी है, बीच से रास्ता जा रहा है, तो उन्होंने पहाड़ी पे 25 लोग इधर बिठा दिए, 25 लोग इधर बिठा दिए, और यहां से बीच से रास्ता निकल रहा है। ये इस पहाड़ी से कुछ दूरी पे ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए तो ये लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, ताकि सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि देखो आगे वाला है वो आपसे कमजोर हो रहा है, वो आपसे इतना कैपेबल नहीं है वो लड़ाई कर पाए। थोड़ी देर के लिए लड़ाई करेंगे, उसके बाद ये लोग हैं भागना शुरू करेंगे, और भागते भागते यहां से क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जो पीछे आर्मी होगी, जो इनके ऊपर अटैक कर रही है, जिनके साथ इनकी लड़ाई हो रही है, वो भी इनका पीछा करेंगे। तो पीछा करते करते वो इस जगह पे आएंगे, तो ऊपर से ये 25 लोग इधर से, ये 25 लोग इधर से अटैक कर देंगे, जिससे आर्मी खत्म हो सकती है, दूसरे की सेना को हराना बहुत आसान हो जाएगा। इसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक। ठीक है, कहां से सीखी, किन से सीखी? मलिक अंबर से। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो इस तरीके का प्रोसेस हम देखते हैं कि उन्होंने ये छोटी छोटी टेक्निक्स उन्होंने सीखी, जिसकी वजह से वो दूसरा डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिप्लोमेटिक बहुत अच्छे थे। उन्होंने कुछ ऐसी लड़ाइयाँ भी लड़ी, कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे फोर्ट उन्होंने जीते जहां पे बिना लड़ाई लड़े उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो पहली बार वो किसी एक, अगर मैं बात करूं कंट्रोल के लिए, लड़ाई करने के लिए पहली बार निकले 1643 में। अब ध्यान से सुनना और समझना। 1643 में वो पहली बार आर्मी लेके निकले, जहां पे उन्होंने अटैक किया बीजापुर पे, और वहां से उन्होंने तोरण नाम के फोर्ट को अपने कंट्रोल में लिया। ठीक है, तोरण को अपने कंट्रोल में ले लिया। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते 1646 आया, वहां पर इन्होंने कई सारे फोर्ट्स जो उस एरिया के हैं वहां पे उन्होंने कंट्रोल किया, जैसे पालावास हो गया, जैसे अगर मैं बात करूं कोल्हापुर हो गया, अगर हम बात करें पुरंदर हो गया, इस तरीके से अगर हम बात करें रामगढ़ हो गया। ठीक है, इन फोर्ट्स को भी अपने कंट्रोल में ले लिया उन्होंने धीरे धीरे। ये शिवाजी महाराज कर रहे हैं, अभी औरंगजेब नहीं आया है, अभी औरंगजेब का टाइम पीरियड शुरू नहीं हुआ है, ये चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, पहली बार उनकी मुलाकात होती है औरंगजेब से या मुगल आर्मी से 1657 में। 1657 में पहली बार इनकी मुलाकात होती है औरंगजेब की आर्मी से। अब ये कैसे आया, इस बात को समझना है और ध्यान से सुनना है। अगर मैं बात करता हूं कुछ इस तरीके का प्रोसेस यहां पे चल रहा है, यहां है बीजापुर, यहां है मराठास, और मराठास में भी मेनली कौन? शिवाजी महाराज।
अभी छत्रपति नहीं है ये, अभी सिर्फ शिवाजी महाराज ही है। ठीक है, अब ये बीजापुर है, बीजापुर। यहां बात करते हैं हम, यहां पे सेंटर में बैठा हुआ है मुगल एम्परर। ठीक है, औरंगजेब यहां बैठा हुआ है, ये चाहता है कि ये डेक्कन वाले पार्ट में अपना कंट्रोल बना ले। औरंगजेब जब आया तो वो ये सोच के आया था कि साउथ वाला पार्ट होगा, जो इंडिया का डीप साउथ है, वहां पे मुझे जाना है, वहां तक मेरे को पूरा कंट्रोल लेना है। ठीक है, ये सोच के चल रहे। अब इसके लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी वो यही है, बीजापुर, क्योंकि ये इनको रजिस्ट कर रहे हैं, बार बार रजिस्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी कोशिश करेगा, बार बार अटैक करने की कोशिश करेगा बीजापुर के ऊपर। ठीक है, औरंगजेब अटैक करने की कोशिश करेगा यहां पे। जब अटैक करेगा, क्यों? क्योंकि ये चाहेगा कि बीजापुर जितना वीक होगा उतना उतना उसके लिए आसान होगा डिफीट करना। तो जैसे जैसे ये बार बार इस पे अटैक करेगा और ये जब वीक होगा तो इसको वीक होते देख, क्योंकि मराठाज भी यही चीज देख रहे हैं, शिवाजी महाराज भी देख रहे हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि ये वीक हो गया। तो बाद में औरंगजेब को पता चला कि भाई मैं तो इनको दबाते रह गया, इधर शिवाजी महाराज भी निकल के आ रहे हैं, तो ये इनको रजिस्ट कर रहे हैं। तो मेन चीज क्या चल रही है? मेन चीज ये है औरंगजेब के लिए बीजापुर, क्योंकि मेन डेक्कन में जाना है, साउथ का कंट्रोल लेना है उसको। पॉइंट क्लियर है? इसी चीज को देखते हुए शिवाजी महाराज 1657 में औरंगजेब की आर्मी से मिलते हैं, पहली बार उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने देखा कि ये लोग भी बीजापुर से कॉन्फ्लिक्ट में उलझे हुए हैं। तो यहां पे शिवाजी महाराज पहुंच गए इनके पास में, किनके पास? औरंगजेब के पास में, या मैं कहूं मुगल्स के पास में, कि देखो आपका इंटरेस्ट और हमारा इंटरेस्ट दोनों का सेम है, आप भी चाहते हो बीजापुर पे कंट्रोल हो, हम भी चाहते हैं बीजापुर में अपना कंट्रोल हो। ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों मिल जाते हैं, हाथ मिला लेते हैं, एक ट्राईपार्टीट एक तरीके से हो गया ना, कि हम दोनों मिल जाते हैं और इसको मारेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको डिफीट करना। लेकिन औरंगजेब ने इसको इग्नोर कर दिया कि भाई नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है, आप अपना काम करो जैसे कर रहे हो, क्योंकि इन्हें अभी तक ये पता ही नहीं है कि शिवाजी महाराज कुछ इस तरीके का काम कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? तो ये सब चलता रहा। बोले ठीक है भाई, आप नहीं मान रहे हो तो चलो कोई नहीं, आप जैसा करना चाहते हो वैसा करिए, आप अपने हिसाब से करते रहो, हम अपने हिसाब से करेंगे। होता क्या है, यहां पे 1664 में इन्होंने देखा कि सूरत जो नाम की जगह है, जहां पे पोर्ट सिटी है एक तरीके से, क्योंकि वहां से ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है। कहां पे? सूरत में। तो इन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया सूरत पे और यहां से लूटपाट की, यहां लूट मचा दी, यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया सूरत को। क्योंकि देखो ये एक पोर्ट सिटी है, तो यहाँ से इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना बहुत आसान था। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, ये सूरत कंट्रोल में है सेंटर के, और सेंटर कहाँ है? मुगल में। मुगल्स में कौन है? औरंगजेब। अब सीधा सीधा अगर आपने वहां पे जो खजाना है आप वहां पे हाथ मार रहे हो, तो ऑब्वियस है रिसोर्सेज किसके जाएंगे? सेंटर के। प्रॉब्लम किसको होगी? औरंगजेब को। जब औरंगजेब को पता चला कि भाई ऐसा हो गया है, तो इसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि मेरे रिसोर्सेज को किसी ने लूटपाट की है। तो इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए शिवाजी महाराज को पकड़िए। तो इन्होंने सबसे पहले शाइस्ता खान को भेजा कि जाइए आप जाके अटैक करो उनके ऊपर और उनको मार के आओ। शाइस्ता खान हार जाते हैं और मारे जाते हैं, एक तरीके से यहां से डिफीट हो गए। उसके बाद यहां बैठे हैं राजा जयसिंह। राजा जयसिंह, इनको भेजा कि भाई आप क्योंकि राजस्थान से हो, आपको वहां का अच्छे से पता है कि किस तरीके से इनको डोमिनेट किया जा सकता है, कैसे इनको अपने इन्फ्लुएंस में लाया जा सकता है, तो आप जाइए और आप अटैक कीजिए। तो 1665 में अटैक करता है राजा जयसिंह, और जयसिंह अटैक करके किन के बीच में? शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में एक लड़ाई होती है, पुरंदर की लड़ाई, बैटल ऑफ पुरंदर। 1665 में बैटल ऑफ पुरंदर होती है, बैटल ऑफ पुरंदर। और इस बैटल ऑफ पुरंदर में क्या होता है? जयसिंह जीत जाता है, ये जीत गया। और जैसे ही जीता तो इन्होंने ट्रीटी कर ली, ट्रीटी ऑफ पुरंदर।
ट्रीटी ऑफ पुरंदर। कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि ये जीत गए थे, कुछ जगह पे लिखा हुआ है कि जीते नहीं थे, क्योंकि काफी दिन हो गए थे इस बैटल को खींचते हुए। तो इन्होंने कहा कि अब एक काम करते हैं कि रहने देते हैं, हम एक काम करते हैं यहाँ पे एक ट्रीटी कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रीटी में ये किया गया क्योंकि जब एक दूसरे को फोर्ट लिए गए तो यहां से लगता है कि इन्होंने जीता होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इस ट्रीटी में कुछ 3-4 पॉइंट्स बोले जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहला पॉइंट ये था कि आपके पास में जो 35 जो फोर्ट्स हैं उनमें से 25 फोर्ट्स आप मुगल्स को दे दोगे, क्योंकि ऑब्वियस है शिवाजी महाराज डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। डोमिनेट कौन कर रहा है, राजा जयसिंह कर रहे हैं। तो राजा जयसिंह जैसे ट्रीटी करेगा उसी हिसाब से एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इनको बोला जो आपके पास में 35 फोर्ट्स हैं उन फोर्ट्स में से आप 25 फोर्ट्स आप मुगल्स को दे दोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट ये बोला आपका जो बेटा है, आपके जो बेटा है संभाजी, आप उनको मुगल कोर्ट में भेज दोगे। मुगल कोर्ट में वो वहां पे आएंगे, वहां पे एज ए मनसब वहां पे आके काम करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, भेज देंगे। तीसरा पॉइंट ये बोला कि आप खुद आके और रूलर से मिलोगे। रूलर कौन है, औरंगजेब। बोले आप उनसे आके मिलोगे, ठीक है, उसमें मुलाकात में क्या दिक्कत है, मैं आराम से आऊंगा उनसे मिल लूंगा। पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके का पॉइंट यहां पे इस ट्रीटी में बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 में होती है। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। एक साल बाद यहां पे शिवाजी महाराज ने सोचा कि चलो भाई ठीक है, ट्रीटी के अकॉर्डिंग अब मेरे को मिल लेना चाहिए, तो सेंटर में जाता हूं, मैं मिलता हूं एक बारी। तो ये मुगल एम्परर के पास में जाते हैं मिलने के लिए औरंगजेब से 1666 में। जब ये मिलने गए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे होता कुछ ऐसा है कि जो औरंगजेब है, जैसे मान लो सपोज करो ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो जाती है। मान लो आपके पास में कोई आपके घर पे रिलेटिव आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, और आप उनको कह दो कि नहीं मेरा मूड नहीं है आपसे मिलने का, और इनको एक कमरे में बंद कर दो। तो सोचो कि आपकी ईगो पे या आपकी रिस्पेक्ट कहाँ है, सब कुछ गायब है। वैसा ही सेम सिचुएशन यहाँ होती है। शिवाजी महाराज गए इनके कोर्ट में, लेकिन इनका कोई भी ना तो वेलकम होता है, इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ये जब गए तो इनको ना तो कोई वेलकम मिला, ना इनसे कोई ठीक से बात हो पाई, ना इनको बैठने के लिए बोला गया। तो साथ में इनको कैद कर लिया गया, बोले इनको पकड़ो और इनको अजमेर जयपुरी फोर्ट में इनको पकड़ के बांध दीजिए। वहां पे इनको कैद कर दिया। अब होगा क्या, कोई बंदा मिलने के लिए जा रहा है आपसे और आप उसके साथ कुछ इस तरीके का ट्रीट कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि उनको ये बात तो बहुत बुरी लगेगी कि मुझे अब अभी तक जो भी मैं सोचता था अब मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ तो मैं अब जितना लूटपाट कर सकता हूँ, अभी तो मैंने जस्ट सूरत पे इतना अटैक किया था कि ठीक है छोड़ दिया जाए, लेकिन अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इस तरीके का थॉट प्रोसेस अब शिवाजी महाराज लेके आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या है कि उनके लिए यहाँ से निकल के भागना, ठीक है। तो उन्होंने लगभग 1 साल का वेट किया। उसके बाद इन्होंने यहाँ से अपना भेष बदला कि एक फलों के टोकरी वाला बन के, और फिर वहाँ से खुद और अपने बेटे को दोनों को लेके ये यहाँ से भाग जाते हैं। पॉइंट क्लियर है। जब ये भाग गए, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। इन्होंने 1670 में वापस जाके सूरत पे दोबारा से अटैक किया कि अभी तो मैंने जो लूटपाट की थी वो एक नॉर्मल तरीके से की थी, लेकिन अब की बार पूरी तरीके से तहस कर देंगे। तो इन्होंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया सूरत को। अब ये बात औरंगजेब को फिर बुरा लगेगी कि भाई पहली बात तो वो मेरी कैद से भाग गए, दूसरी बात अब उन्होंने वापस से सूरत पे जाके अटैक कर दिया। बार बार ऐसा बोला जाता है कि इतनी बार औरंगजेब ने अटैक करने की कोशिश की, शिवाजी महाराज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिर दोबारा उनको कभी भी डिफीट नहीं कर पाए, कभी डिफीट नहीं कर पाए। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है एकदम। अब 1674 में ये अपना कोरोनेशन करवाते हैं, और इस कोरोनेशन में अब यहां पे अपने आप को टाइटल लेते हैं छत्रपति का, छत्रपति।
और यहां से बनते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। 1674 में अपना कोरोनेशन करवाया और उस कोरोनेशन में अपने आप को क्या कहलाते हैं, छत्रपति का टाइटल लेते हैं और फिर लगाते हैं अपने नाम के आगे छत्रपति शिवाजी महाराज। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब 1677 में इन्होंने लास्ट टाइम अपना जो आर्मी का जो एक तरीके से हम ये कहते हैं कि अटैक किया कर्नाटक पे, लास्ट अटैक था उनका कर्नाटक अटैक, ठीक है, कर्नाटका पे अटैक। 79 में क्या होता है, औरंगजेब ने दोबारा से, देखो होगा क्या कि जो शिवाजी महाराज है ये हिंदू एक तरीके से अगर हम कहें तो एम्पायर को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि हिंदू जो स्टेट है वो बन के आए, ठीक है, वो डोमिनेट करे। यहां पे दूसरी तरफ औरंगजेब है जो पूरी तरीके से कट्टर मुस्लिम है, वो मुस्लिम पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। उसने 79 में दोबारा से जजिया को दोबारा से इंपोज कर दिया और जैसे जजिया टैक्स इंपोज हुआ तो जितने भी हिंदू रूलर्स हैं वो सारे के सारे अगेंस्ट में आ जाते हैं, किसके, औरंगजेब के, कि भाई ये क्या कर रहे हो, अभी तक जजिया जो अबोलिस्ट था आप दोबारा से क्यों इंपोज करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ से हिंदू जो रूलर्स हैं या हिंदू जो पीपल है उनके ऊपर बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है इस चीज़ का, तो वो सारे के सारे लोग इनके अपोजिशन में आ जाते हैं। ये चीज़ 1780 में 1680 अगर हम बात करते हैं 1680 में 20 अप्रैल 1680 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके का काम, इस तरीके की कुछ टर्म्स और डेट आपको याद रखनी है शिवाजी महाराज से रिलेटेड, ठीक है। पॉइंट क्लियर एकदम। अब बात को समझना, एक तरफ तो है शिवाजी महाराज, ये प्रोसेस चल रही है, दूसरी तरफ मैं अगर यदि इन सब को एक बार यहां पे मेंशन करूं, ठीक है, ये आपको कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं इनके बारे में। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा, यहां क्या चल रहा है, यहां कुछ ऐसा चल रहा है, ये है छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। इधर औरंगजेब बैठे हैं और तीसरी तरफ है बीजापुर, ठीक है। तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। 1680 में इनकी डेथ हो गई, ये चले गए, ठीक है। औरंगजेब जो इनके ऊपर बार बार अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बार बार इनको हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी भी ये इनको हरा नहीं पाए। तो इनकी नाक में दम आ गया कि भाई कैसे भी करो छत्रपति शिवाजी महाराज को हराओ। तो जब पूरी तरीके से ये अनसक्सेस रहते हैं तो इन्होंने क्या किया, लास्ट में इनको राजा का टाइटल दे दिया कि भाई मैं नहीं हरा सकता, ये इंडिपेंडेंट राजा है, अपने तरीके से काम करेंगे, हम नहीं हरा सकते, ठीक है। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक की वजह से इनको माउंटेन रेड का टाइटल बोला जाता है, निकनेम के नाम से जाना जाता है कि क्या, पहाड़ी चूहा, ठीक है। अब औरंगजेब परेशान है इनसे। अब सोचो कि जो बंदा इसको पूरी तरीके से मुगल एम्परर को परेशान कर रहे हैं, जब इनके जाने के बाद जो इनके सक्सेसर होंगे क्या ये उनको जीने देगा? क्या औरंगजेब ये चाहेगा कि इनके जो भी सक्सेसर अब आएंगे वो भी डोमिनेट करें? तो बिल्कुल नहीं, ये हर किसी को परेशान करने की कोशिश करेगा। पॉइंट क्लियर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बीजापुर, क्योंकि बीजापुर के ऊपर बार बार अटैक हो रहा है, बार बार अटैक कर रहे हैं ये, तो उससे ये बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, रिसोर्सेज की कमी आ जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, रिसोर्सेज तो गए ठीक है, लेकिन 1680s में ये खुद डिक्लाइन में चले जाते हैं। और जब ये सब काम हो रहे हैं, दो चीजें थी, बीजापुर था जो कि बार बार औरंगजेब को रजिस्ट कर रहा था डेक्कन में जाने से, दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज थे जो इनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो क्या होगा? औरंगजेब पूरी तरीके से डोमिनेट करेगा साउथ में, डेक्कन में।
ये पूरी जी जान लगा देगा कि भाई अब मेरे को साउथ पे कंट्रोल बनाना है, अपना होल्ड वहां पे बनाना है। पॉइंट क्लियर है? तो ये अपने आप को शिफ्ट करवा देगा औरंगाबाद में। इसने एक सिटी स्टेब्लिश की, दैट इज नोन एज औरंगाबाद, और वहां जाके अपने आप को स्टेब्लिश करेगा। स्टेब्लिश करके यहां से ये अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करेगा। कहां पे? डेक्कन पे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? पॉइंट क्लियर? अब हम समझते हैं यहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बारी फैमिली को समझते हैं कि इनकी फैमिली कहां से क्या चल रही है, उसको देखो अगर हम शिवाजी महाराज को देखें, मैं यहां पे मेंशन करता हूं एक बारी, शिवाजी महाराज है। अब हम इनके सक्सेसर जो आने वाले उनको देखते हैं। 1707 तक कौन कौन आएगा उनको देखो। शिवाजी महाराज है, इनके दो बेटे हैं। एक बेटा है दैट इज नोन एज साहूजी, नहीं सॉरी सांभाजी, सॉरी। इनके बेटे हैं दैट इज सांभाजी, ठीक है। दूसरी तरफ इनके बेटे हैं दैट इज नोन एज राजाराम, ठीक है। सांभाजी के बेटे हैं जिनका नाम है साहूजी। ये इनके बेटे हैं, ध्यान रखना, ये इनके बेटे हैं और ये इनके बेटे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें शिवाजी महाराज की तो दूसरा बेटा है राजाराम, ये इनकी सेकंड वाइफ से है। राजाराम, इनकी वाइफ का नाम है दैट इज, इनकी वाइफ का नाम है ताराबाई, ठीक है। इनकी वाइफ का नाम है ताराबाई। और साथ में अगर हम बात करते हैं, इनका बेटा है दैट इज नोन एज शिवाजी 2। अब क्योंकि संभाजी ये ओल्डर है और ये यंगर है, ठीक है, तो इनके हाथ में पावर आ जाती है कि आप अपने फादर की जगह पे बैठिए और इनको संभालिए, ठीक है। छत्रपति शिवाजी की जगह पे अब आप बैठोगे और अगले छत्रपति होगे आप, ठीक है। तो संभाजी अगले छत्रपति बन जाते हैं, संभाजी, ठीक है। पॉइंट क्लियर? ये रूल करना शुरू करते हैं। अब इनके टाइम में क्या प्रॉब्लम आएगी 1686 में, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है, औरंगजेब इनको जीने थोड़ी देगा, इनके पीछे भागता रहेगा, इनके पीछे भागेगा कि भाई इनको अब दोबारा से उठने का टाइम नहीं मिलना चाहिए, इनको अब सप्रेस करके रखो, ठीक है। तो 1686 में क्या होगा, 1686 में कुछ ऐसा होता है, औरंगजेब का बेटा है अकबर टू, ठीक है। किसको बोला औरंगजेब ने कि भाई एक काम करो, आप राजपूत से उनके साथ मिलिए और जाके जो रिवोल्ट हो रहे हैं उनको सप्रेस करके आओ। मतलब अकबर टू को काम दिया कि राजपूत हैं उनके साथ में जाइए और जाके आप जो रिवोल्ट हो रहे हैं हमारे अगेंस्ट में उनको सप्रेस करो। अकबर टू क्या करता है कि राजपूत से जाके तो मिल जाते हैं, लेकिन दूसरों के रिवोल्ट को दबाने की बजाय अपने फादर के अगेंस्ट रिवोल्ट करने आ जाते हैं। राजपूत को लेके आया प्लस राजपूत, और इनके साथ में मिलके औरंगजेब के ऊपर ही अटैक कर देता है कि फादर साहब आप इतनी उम्र हो रही है आपकी, आप हटिए, आप अब गद्दी के लायक नहीं हो, मुझे बैठने दो। अब होगा क्या औरंगजेब इस बात को एक्सेप्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, कि भाई मेरा ही बेटा और मेरे ही अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं तो मैं ना सहन करता। वो इसके पीछे भागता है कि भाई पकड़ो और मारना है बस इसको। तो ये भागते भागते ये पहुंच जाता है संभाजी के पास। इसने कहा कि संभाजी मुझे बचाइए, मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि मेरे फादर हैं जो पगला गए हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं, आप मुझे बचाइए। तो यहाँ पे इनके सामने आ जाती है कि भाई देखो हम छत्रपति हैं, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये खबर मिलती है औरंगजेब को कि भाई संभाजी ने इनको कंट्रोल कर रखा है, इनके हाथ, इनके कोर्ट में कौन, अकबर टू। तो इन्होंने अकबर टू को पकड़ा पहले तो कि भाई आप क्यों गए यहाँ, तो पहले इसको मारा। ऐसा बताया जाता है कि इनकी आंखों में जलता हुआ लोहा वो डाल दिया जाता है इनकी आंखों में कि आप कैसे ये कर सकते हो, इस तरीके की कैसे हरकत कर सकते हो कि आप मेरे अगेंस्ट रिवोल्ट करोगे, अपने फादर के अगेंस्ट। दूसरी तरफ संभाजी को पकड़ा कि भाई आपने अपनी जगह पे क्यों इस गद्दार को आपने बना दी। तो
तो बोले इसका हमें कोई एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। तो इनकी खाल उधेड़ी और उसमें भूसा भर के पूरी जनता के सामने इनको रखा गया, ताकि कोई भी मेरे अगेंस्ट रिवोल्ट ना कर पाए या दोबारा से ऐसी हरकत ना कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी हमें देखने को मिलती है। यहां से संभाजी का चैप्टर क्लोज कर दिया। इनके बेटे हैं साहू जी, इनको उठाया और उठा के अपने साथ लेके चले गए, मतलब इनको किडनैप कर लिया एक तरीके से। पॉइंट क्लियर है? तो अगर हम संभाजी को देखें तो संभाजी खत्म हो चुके हैं। संभाजी की फैमिली में इनके बेटे साहू जी, इनको भी निपटा दिया। अब कौन बचा? अब बचे राजा राम। तो इनको बोला कि भाई अगले छत्रपति आप बन जाओ। तो यहां पे राजा राम को बना दिया जाता है अगला छत्रपति, राजा राम। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब राजा राम जैसे छत्रपति बने तो क्योंकि इनके पीछे खुद औरंगजेब फिर पड़ा हुआ है कि भाई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाइए। ये भाग रहे, ये भागते भागते सतारा पहुंच जाता है कि भाई सतारा में जाके अपना रूल करूंगा, वहां पे मैं अपने आप को बिठाऊंगा। वहां भी इनके पीछे पीछे आते हैं। तो फिर इसने कहा कि मैं यहां नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे तो ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तांजौर जाता हूं, जिंजी जाता हूं, वहां पे जाके मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करूंगा, वहां बैठूंगा। तो बोले अगर आप भाग गए तो ये जो मराठा एम्पायर बनाया है इसको कौन चलाएगा? अब ध्यान से सुनना इस बात को, ये जो मराठा एम्पायर बना है इसको चलाएगा कौन? आप तो भाग जाओगे, लेकिन इसको संभालेगा कौन? इसके लिए इसने बोला कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाइए, एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाओ। ये कौन है? ये है कौन? एडमिनिस्ट्रेटर को ही एक्चुअल में पेशवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेशवा। अब ध्यान से सुनना और समझना, पेशवा की कहानी को समझना। पेशवा क्या है? देखो, पेशवा एक्चुअल में ये एक टर्म है जो कि, सॉरी इसको मैंने इरेज कर दिया। पेशवा टर्म को जानते हैं कि ये पेशवा है क्या, पहले इसको समझते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे छत्रपति अपनी पावर को ट्रांसफर करेंगे पेशवा को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना अब इसको। पेशवा क्या है? देखो, ये एक्चुअल में एक पर्शियन टर्म है, पर्शियन टर्म। ठीक है, ये कहां से आई? तो क्योंकि ये एक तरीके से ये खुद ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके से काम करते थे शाही डायनेस्टी के अंडर। शाही डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके अंडर ये खुद एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करते थे, एडमिनिस्टर। ठीक है, तो वहां पे भी कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट था कि वहां पे रूलर बैठा हुआ है, उसके नीचे ये एडमिनिस्टर थे, एडमिनिस्टर कह लो या मिनिस्टर्स कह लो, एक तरीके की यही पॉइंट है। ठीक है, तो वो बैठे हुए हैं, इनको भी ये भी सेम ऐसे ही काम कर रहे हैं। वहीं पे हमने विजयनगर एम्पायर में कॉन्सेप्ट देखा, विजयनगर एम्पायर में वहां पे हमने देखा अष्टप्रधान। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान में क्या होता था? 8 लोग हैं और उन 8 में जो सबसे टॉप पोस्ट पे बैठा है, जो टॉप पोस्ट पे, वो एज ए पेशवा ही है, एज ए पेशवा। ये सारे कॉन्सेप्ट इन्होंने कहां से लिए हैं? ये विजयनगर एम्पायर से, शाही डायनेस्टी से, जो बहमनी एम्पायर की शाही डायनेस्टी से, वहां से ले रहे हैं। ठीक है, तो पेशवा का जो कॉन्सेप्ट है ये बोरो करते हैं कहां से? शाही डायनेस्टी से, क्योंकि वहां पे ईरानी ओरिजिन के लोग रहते हैं, ईरानी ओरिजिन के। तो वो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि जो मिनिस्टर है वो सबसे बड़ी पावर रखेगा, सबसे ऊपर है जो एक रूलर होगा, उसके नीचे कुछ मिनिस्टर्स होंगे, उन मिनिस्टर में जो सबसे बड़ा पावर वाला होगा वो हमारे पास में क्या होगा? पेशवा होगा। तो इन्होंने उसको एक नई टर्म दे दी, उसको बोला पेशवा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो यहां पे राजा राम ने कहा कि भाई एक फरमान निकालता हूं मैं, क्योंकि मैं तो भाग रहा हूं, ये तो खुद भाग रहा है। किससे बच के? ये तो खुद भाग रहा है कि भाई मेरे को बचा लो, मुझे कोई भी बचा लो। ठीक है, क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं तो मेरे पीछे पीछे कौन आ जाता है? मेरे पीछे पीछे औरंगजेब आ जाता है, तो मुझे बचाइए। तो इसके लिए इसने एक बंदे को लिया, उसका नाम था रामचंद्र पंत। रामचंद्र पंत अमात्या, जो कि अष्टप्रधान थे, उनमें से सबसे ऊपर है। ठीक है, ये उनका एक एडमिनिस्ट्रेटर है। इसको बोला गया कि देखो भाई मैं जा रहा हूं जिंजी। ठीक है, कहां जा रहे हैं हम? जिंजी।
मैं वहां जा रहा हूं, मेरे पीछे से अब आपको यहां की जो पावर है वो आपको संभालनी है, मराठास को आपको संभालना है। अब देखो ध्यान से, अभी तक जो रूलर स्ट्रोंग होता था तो तब तक तो ये मिनिस्टर अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारा काम रूलर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो छत्रपति महाराज थे वो स्ट्रोंग थे, पेशवाज थे वो वीक थे। अब होगा क्या, क्योंकि रूलर है वो खुद ही वीक हो गए हैं, वो खुद भाग रहे हैं, तो जो पेशवाज है अब उनके हाथ में पावर आ गई, रामचंद्र अमात्याज के हाथ में पावर आ गई सारी। ठीक है, तो यहां से हम देखना शुरू करेंगे कि पावर कैसे ट्रांसफर हो रही है छत्रपति से पेशवा के पास। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया एकदम। यहां पे होगा क्या, 1700 में डेथ हो जाएगी राजा राम की, और जैसे ही राजा राम की डेथ होगी अब बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कि आखिर अब किसको बनाया जाए रूलर, किसको बिठाएं एज ए छत्रपति। क्यों? क्योंकि इधर संभाजी का जो बेटा है साहू जी, वो तो औरंगजेब पकड़ के ले गया उनको। तो अगर हम बात करते हैं राजा राम की, ये चले गए हैं, इनके बेटे हैं शिवाजी, वो माइनर है, वो छोटे बच्चे हैं। अब इनको कैसे रूलर बनाए, तो इनकी मदर आती है ताराबाई। अब ध्यान से देखो, अगर यदि मान लो सपोज करो रामचंद्र अमात्य कह देते कि चलो मैं संभाल लेता हूं एज ए पेशवा, मैं छत्रपति बन जाता हूं, तो इनके अगेंस्ट तो रिवोल्ट हो जाएगा कि भाई आपने तो पावर हथिया ली है, ऐसा हो सकता है ना। तो ये तो पेशवा डायरेक्टली तो रूलर बन नहीं सकते, तो इनको कोई ना कोई तो चाहिए ना जिसको बिठाए पावर में और उनके बिहाफ पे ये रूल करे। यहां से ताराबाई निकल के आती है और वो कहती है कि मैं संभालती हूँ अब रूल को, मैं चलाऊंगी अब रूल को। अब इनके अगेंस्ट हो जाएगी काउंसिल, पूरी काउंसिल, कि भाई अब हमारे ये दिन आ गए कि हम किसी एक महिला के अंडर काम करेंगे। तो उसने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, हम एक काम करेंगे, आप ऐसा मत सोचिए कि एक लेडी के अंडर काम करोगे, एक्चुअल में रूलर होगा वो तो होगा मेरा बेटा ही शिवाजी। शिवाजी जो शिवाजी 2 है वही रूलर होंगे। फर्क क्या होगा, बस वो गद्दी पे बैठेंगे, साथ में मैं उनको सपोर्ट करूंगी एज ए प्रोटेक्टर। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से शिवाजी 2 यहां पे रूलर बन के आते हैं, छत्रपति इनको बनाया जाता है, और इनकी जो प्रोटेक्टर है वो बन के आती है कौन, ताराबाई। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। तो इस तरीके से अब आगे पेशवाशिप सारी की सारी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, रूलर है वो वीक होता चला जाएगा। इन्होंने रूल किया 1707 तक। इस टाइम में क्या होगा, औरंगजेब की डेथ हो जाएगी। अब ध्यान से सुनना, औरंगजेब की डेथ हो जाएगी, मुगल एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन में जाना शुरू कर देगा। साथ में जैसे डिक्लाइन में जाएगा तो बहादुर शाह आएंगे, बहादुर शाह को कोई सपोर्ट करने वाला होगा तो वो साहू जी को रिलीज करेंगे। तो ये जब कहानी हम आगे डिस्कशन करेंगे, ताराबाई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही वीक हुई है, उन्होंने बहुत अच्छे से धूल चटाई है औरंगजेब को भी और मुगल एम्पायर को भी। तो ऐसा नहीं है ये वीक थी, लेकिन फिर भी क्योंकि एक रूलर चाहिए था, इस बेसिस पे इनको बोला कि आप शिवाजी महाराज को छत्रपति बनाइए। पॉइंट क्लियर है? तो ये हम पार्ट देखते हैं 1707 तक। पॉइंट क्लियर? अब हम अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे कि कैसे 1707 के बाद में ये पार्ट आगे चलेगा, कैसे जो हमारे पास में पेशवा होंगे वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने अगेंस्ट लड़ाई करेंगे। ठीक है, और किस तरह से वो अपना एक्सपेंशन करेंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ आ गया, पेशवा क्या है वो समझ आ गया, अष्टप्रधान क्या थे वो समझ आ गए, और पूरी तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।